यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह मिक्स्ड इकोनॉमी वाला है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 से, तो उस समय से हमको पूरा का पूरा औद्योगिक नीति को देखना पड़ेगा। तब हमको पता चलेगा कि कैसे हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को शुरुआत किया। और शुरुआती दौर में अगर बात करेंगे 1947 से लेके अगर बात हो रही है, तो 1947 से लेके 1972 तक हम लोग बात कर रहे हैं। 70 के मोटा मोटी ले लो, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी गवर्नमेंट बड़ी भूमिका में थी। किस तरह से बड़ी भूमिका में थी? हमारी गवर्नमेंट सबसे बड़ी भूमिका में थी इन्वेस्टर के रूप में। किस रूप में? इन्वेस्टर, निवेशक के रूप में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम था इन्वेस्टमेंट करना और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खड़ा करना। तो हम लोगों ने ये काम किया। अब गवर्नमेंट ने 1947 से 70 तक ये काम किया। ऐसा नहीं कि 70 के बाद ये नहीं किया, लेकिन 70 में यहाँ पर जब बात करेंगे 1969 में, तो 1969 में एक बड़ा स्टेप आया, वो था हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, तो यहां पर याद रखिएगा, अब हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इस प्रकार से हाथ डाला कि जो हमारी पब्लिक यूटिलिटी की थी। अब यहां पर याद रखिएगा, इस राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कभी भी आप राय बनाने की कोशिश नहीं करें, ठीक है? राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कभी भी आपकी राय नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये समझिए। क्योंकि पहला तो ये बहुत पहले लिया गया डिसीजन है, और दूसरा, इसके साथ बहुत सारे लोगों का भविष्य भी जुड़ा हुआ होता है। तो नेशनलाइजेशन आज के टाइम में जो हमारी बैंक है हमारे, वो मैक्सिमम अगर रूरल एरिया में अगर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है रूरल एरिया में। अब यहाँ पर याद रखना, रूरल एरिया में ये जो बैंक है, वो आज आपका इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा लेन देन का यह काम कर रहे हैं। तो यह पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकबोन है हमारा बैंक। हम लोग अगर बात करते हैं कि कौन सी संस्था हमारे देश में आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा करीब से संलग्न है, तो वो हमारे नेशनल बैंक होते हैं। नेशनल बैंक क्यों हमारे ऐसे होते हैं? पहला, क्यों वो सरकारी जो धन होता है वो भी उसके थ्रू ही बाजार में जाता है। दूसरा, जितना भी अगर बात करेंगे गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है, वो मैक्सिमम आपके सरकारी बैंक ही उस कार्य को करते हैं। दूसरा, सरकारी योजनाओं के थ्रू ही जो लाभ दिया जाता है वो भी उसमें जाता है। तीसरा, अगर देखेंगे तो रूरल एरिया में जो उपस्थिति है, वो प्राइवेट बैंक्स वहां पर नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑपरेशनली हमारे क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। तो ऑपरेशनली वो लॉस में चले जाएंगे। तो उस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, तो आपको सीधा सा चीज समझना है कि यह किस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि ऑपरेशनली अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑपरेशनली अगर यहाँ पर देखेंगे, तो यहां पर समझिए कि वह एक माध्यम है लोगों के बीच में अपनी सरकार का उपस्थिति दर्ज कराने का। सरकार अगर उपस्थित है, तो एक तो जरिया है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अवेलेबल है, कि एडमिनिस्ट्रेशन है, सीओ है, बीडीओ है ब्लॉक स्तर पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आपका डीसी है, ये इसकी पूरी मशीनरी है। लेकिन इनमें से कोई भी अपने पास पैसा या फाइनेंस नहीं रखते हैं। कोई भी डायरेक्टली मनी अगर पहुंचाना हो, तो उसके लिए मीडिएटर हमारा बैंक हो जाता है आज के टाइम में। कोई भी पैसा, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का हो या जो भी हो, ये सब के लिए भाया मीडिया बैंक है हमारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आगे चल के आप लोग को इसके ऊपर भी क्लासेस आपको मैं करवाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे बैंकों का रोल है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से टॉपिक है। लेकिन अभी पहले हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 1947 से 1970 तक एक फेज है। इसी बीच में आपका 1969 में नेशनलाइजेशन शुरू हुआ। अब ये फेज बढ़ता बढ़ता 1980 तक जाता है। अब यहाँ पर 1980 तक जाएगा। अब ये 1980 तक एक प्रकार से एक ऐसा फेज है जिसमें कंट्रोल्ड वे में सारा कुछ कंट्रोल्ड वे में किया जा रहा है।
लेकिन 1980 के बाद अगर बात करेंगे 6-5 ईयर प्लान जैसे ही लागू होगा, वहां पर आपका 1980 से लेकर अगर बात कर रहे हैं तो सीधा सा 85 तक, यहाँ पर 1980 से लेके 85 तक अगर बात करेंगे तो 1980 से 85 तक अगर बात करेंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है ग्लोबलाइजेशन की। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का भी एक अलग क्वेश्चन नोट कीजिए जो आपको यहाँ पर लिखना है। याद रखिए, अभी जो आप आंसर लिख रहे हैं वो कोई बहुत परफेक्ट आंसर नहीं होगा आप लोग का। अभी जो आप लोग लिखेंगे वो बिल्कुल बेसिक आंसर होगा। अभी आपको कम से कम मिनिमम 200-300 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, उसके बाद आपके लिखने में जो ग्रेविटी होगी या कॉन्सेप्ट होगा वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो आफ्टर 200 या 300 क्वेश्चंस के बाद ये होगा। तो अभी आप सोचिएगा कि पहली बार में जो हम लिख रहे हैं वो एकदम से हाई स्टैंडर्ड का हो, नहीं। दूसरा, जो भी लिखेंगे उसमें कॉन्सेप्ट या जो उसका मौलिकता है, उस मौलिकता को, ओरिजिनलिटी को आप लोग बरकरार रखिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी ही सारा चीज का यहाँ पर जड़ है। ठीक है, अगर आप मौलिक विचारों को प्रेजेंट करेंगे तो जम के नंबर पाएंगे। अगर आप रटे रटाए किताब के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, नंबर आने से रहा, फिर नंबर का आप उम्मीद मत कीजिए। यूपीएससी सीधे तौर पर बोलता है कि अगर आपका आंसर मौलिक है तो नंबर देंगे, नहीं मौलिक है तो कोई नंबर नहीं देगा। तो यहां पर सीधा सा लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इसका मतलब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भारत में भूमंडलीकरण, भारत में भूमंडलीकरण, भारत में भूमंडलीकरण अब यहां पर भारत में भूमंडलीकरण एक क्वेश्चन हो सकता है। यहां पर आवश्यकता, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। अब यहां पर भूमंडलीकरण, भारत में भूमंडलीकरण की आवश्यकता पहला पॉइंट हो सकता है हमारा। दूसरा, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे भारत में अगर भूमंडलीकरण है तो भूमंडलीकरण की उपयोगिता, एक आवश्यकता दूसरी उपयोगिता, दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर से डील करेंगे। एक आवश्यकता की बात हो रही है, दूसरी उपयोगिता की बात हो रही है। तो आवश्यकता भी है, उपयोगिता भी है, दोनों साइड की बात है हमारी। ठीक है, तो भारत में भूमंडलीकरण की आवश्यकता या उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो ये हमेशा याद रखिएगा, भारत में जब हम लोग भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा इसकी आवश्यकता को भी, उपयोगिता को भी। एक क्वेश्चन और जो अप्लाइड थोड़ा सा किनारे निकलेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए आपको। आकाश, अनीशा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सीधा सा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बदलते बदलते परिदृश्य में भूमंडलीकरण संरक्षणवाद, संरक्षणवाद यानी कि प्रोटेक्शनिज्म,
यहां पर संरक्षणवाद के बीच विमर्श। यहां पर याद रखना दो चीज है, एक साइड है भूमंडलीकरण, अब भूमंडलीकरण के विरुद्ध दूसरा पॉइंट है वो है संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म। अब ये प्रोटेक्शनिज्म को भी समझना पड़ेगा कि भूमंडलीकरण क्या था और प्रोटेक्शनिज्म क्या था। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पर समझना ही होगा कि दोनों एक्चुअल किस प्रकार की स्थितियां थी, कैसा कैसा दोनों का परिदृश्य था, दोनों का दोनों क्या पिक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना ये दोनों का दोनों चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो एक प्रकार से हम लोग को बता रहा है हमारा कि हम लोग को कैसे यहाँ पर चीजों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार की चीजें हम लोग को ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पर संरक्षणवाद क्या है? संरक्षणवाद वो पॉइंट है, हाँ आकाश आ रहा हूं मैं आपके पास। आकाश सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए नहीं, अभी जो लिखे हैं वो वाला क्वेश्चन क्वेश्चन। समझ में नहीं है। हाँ क्वेश्चन अभी हम समझा रहे हैं यस। आकाश, हाँ क्वेश्चन समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो है क्या, हम बतलाते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग संरक्षणवाद की बात कर रहे हैं तो संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म क्या है। तो प्रोटेक्शनिज्म की जब भी हम लोग बात करते हैं तो प्रोटेक्शनिज्म में देखेंगे, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यूएसए है एक साइड, दूसरे साइड है हमारा चाइना। अब यूएसए और चाइना दो अलग अलग ग्रुप हैं। अभी आपको याद होगा यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, टैक्स लगा दिया, ड्यूटीज लगा दी किसके ऊपर, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर याद रखो यह टैक्स लग रहा है, संरक्षण हो रहा है हमारा किस चीज का, अपने प्रोडक्ट का, अपने बाजार का। चूंकि अमेरिका में चाइना के प्रोडक्ट काफी सस्ते बिक रहे थे, नतीजा यह चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट को खा रहे थे, नतीजा यूएसए ने टैक्स लगा दिया उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो चाइना से आते थे। यहाँ पर याद रखिएगा बदले में चाइना भी यूएसए के प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है। अब चाइना भी यूएसए के प्रोडक्ट पर टैक्स लगा रहा है, तो ये आपका एक प्रकार से क्या है, हमारा ट्रेड वार। इसी को संज्ञा दिया गया है, नाम दिया गया है ट्रेड वार का। अब ये जो ट्रेड वार हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रेड वार हमारा अगर बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारा, इस चीज को समझो कि हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में क्या चीजें होती है, वैश्विक अगर आधार पर अगर बात करेंगे तो पूरे के पूरे विश्व को हम एक गांव के रूप में देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, पूरे के पूरे गांव को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है हमारा गांव। अब ये ग्लोबल विलेज क्या हुआ, ग्लोबल विलेज क्या होता है, अब एक कोई गांव है, मान लो ये एक गांव है, कोई भी XYZ गांव है, तो इस गांव में एक व्यक्ति जो है वो जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाता है, वहीं उसी गांव में का दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, लकड़ी के तुम्हारे सामान बनाता है, तो ये वो कारपेंटर है। ठीक है, तीसरा व्यक्ति है जो फसल यानी कि क्रॉप्स को उपजाता है। चौथा व्यक्ति है, एक मान लो क्रॉप्स में सीरियल्स उगा रहा है, तो चौथा व्यक्ति इसमें से वेजिटेबल उगा रहा है। ठीक है, क्रॉप्स होगा या वेजिटेबल होगा, तो याद रखिएगा। अब इस प्रकार से तीसरा आदमी कुछ और हो सकता है जो यहाँ पर कुछ और सर्विसेज कर रहा है, लेकिन इनके बीच में क्या कोई टैक्स होता है, नहीं। जो पॉट बना रहा है, मिट्टी के जो बर्तन बना रहा है, उसको जरूरत है कारपेंटर की, उसको जरूरत है खाना के पदार्थों की, तो वह खाने के पदार्थ इनसे लेता है और ये इनसे पॉट लेते हैं। तो एक गांव में जैसे एक फ्री व्यवस्था होती है जिसके ऊपर नो टैक्स होता है, कोई भी टैक्स नहीं होता है, सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन में भी हम यही काम करते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी टैक्स इम्पोज्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में क्या होगा हमारा, इस चीज को समझना होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब हम कोई भी काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखो कि किस प्रकार से चीजें हम लोगों को अपने हिसाब से निकालनी है। अपने हिसाब से समझो
कि जब हम लोग नो टैक्स वाला जोन की बात कर रहे हैं तो यही नो टैक्स वाला जोन का कॉन्सेप्ट हमारा अगले अपने हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, सेज वाले में भी यही चीज है। तो यहाँ पर नो टैक्स, तो यहाँ पर ग्लोबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है कि आपका डिवीजन ऑफ लेबर किस प्रकार से होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर की अगर बात करेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सा याद रखिएगा, यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे थे आप कि कारपेंटर अपना काम कर रहा है, पॉट मेकर अपना काम कर रहा है, फार्मर अपना काम कर रहा है, सारा काम अपना अपना ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट था उसी को उठा के पूरे वर्ल्ड में इसे फोकस कर देने की लोगों की इच्छा थी। और यही ग्लोबलाइजेशन कहलाया कि कोई भी देश, जो देश जिस चीज के प्रोडक्शन में अच्छा होगा वो उसका प्रोडक्शन करेगा और वो दूसरे को बेचेगा। नतीजा हर देश का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास होगा। तो यहाँ पर क्वालिटी जो बेस्ट होगी वो सब पूरे के पूरे विश्व में यूज होगी, या जिसकी जो इच्छा होगी वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार यूज करेगा। अब यहाँ पर सीधा सा इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको ग्लोबलाइजेशन को समझाना है तो कैसे एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, यूएसए यूटिलाइज करता है F-16 प्लेन को, ठीक है। वहीं पर अगर बात करेंगे फ्रांस से हम लोगों ने खरीदा, वो खरीदा आपका राफेल खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही तैयारी की हुई है कि ऊंचाई वाले हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर, जो हिल टॉप एरियाज है उनके ऊपर अगर हमको एक्शन करना है तो हमको ऐसे प्लेन चाहिए जो हमारा इस ऊंचाई के ऊपर इजिली उड़ सके। तो राफेल इसमें कैपेबल है कि ये ऊंचाई पर, तो तिब्बत की पहाड़ियों को ध्यान में रखते हुए या हिमालय की पहाड़ियों को ध्यान में रखते हुए राफेल खरीदा गया है। लेकिन अमेरिका में माना जाता है कि वहां पर F-16 या 35 या इस प्रकार के जो प्लेन है एफ वाला सीरीज वो बेहतर है। लेकिन ये एफ वाला जो सीरीज है वो अमेरिका बेचने के लिए भारत को बहुत कोशिश कर रहा है कि F-21 हम आपको बेच देंगे और इसे वर्ल्ड में इसके बाद कहीं नहीं बेचा जाएगा। कारण यहाँ पर है कि भारत में उनको बिजनेस लग रहा है, लेकिन भारत उस डील के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊंचाई वाले जितने भी युद्ध क्षेत्र हैं उनके ऊपर वो यूजफुल नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये यूटिलिटी के आधार पर है कि कस्टमर टू कस्टमर की यूटिलिटी अलग होती है। तो आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सेट करते हुए क्वेश्चन बनाना है। तो प्रैक्टिकल जब आप क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे तब जाके ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकलेगा हमारा। देखो, हम लोग को एक मिशन मोड में चलना पड़ेगा कि हाँ इस मिशन मोड में हम लोग ऐसा काम करेंगे कि जबरदस्त रूप से अगला 1 साल पढ़ाई करेंगे। नतीजा जो नेक्स्ट हमारा यूपीएससी का आ रहा है हमारे पास क्रैक करने में एकदम से आसानी रहे। एक बार में, एक सिंगल बार में हमको क्लियर हो जाए, सिंगल आपका अटेम्प्ट होना चाहिए और क्लियर हो जाए बिल्कुल सिंगल अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज होगी और ये अगर आप लोग कर देते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको एडिशनल, जो आप बाकी सारे काम की चीजें कर रहे हैं अपने जितने भी कंपटीशन की तैयारी, उसके अलावा आपको 3 घंटा एडिशनल देते रहना है। तो 3 घंटा आप कम से कम एडिशनल देते रहिए, बाकी अपना जनरल कंपटीशन को भी फोकस करते चलिए। थोड़ा सा अगर डेडिकेशन दिखला देंगे, और एक तो लॉकडाउन बड़ा अच्छा आप लोग को हेल्प कर रहा है कि घर से बाहर निकलने का जरूरत नहीं है, ना हम लोग को बाहर निकलना है ना आपको बाहर निकलना है। तो अवॉइड कीजिए बाहर निकलने का, कभी कभी मजबूरी में जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ा, लेकिन कोशिश करनी है हम लोग को अवॉइड करने की ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हम लोग इस प्रकार से लोकलाइज करके मार्केट को समझाएंगे। याद रखिएगा यूपीएससी के आंसर में एग्जाम्पल एकदम से सटीक होने चाहिए और अपने एग्जाम्पल होने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। आप लोग दोनों इस एग्जाम्पल को यूज कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम इससे ज्यादा अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आप अपना एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए ताकि एकदम से वो यूनिक हो जाए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग वापस फिर से इस पूरे के पूरे डिवीजन ऑफ लेबर में, ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ पर क्या था हमारा ग्लोबलाइजेशन में? सबसे पहला हमारा अगर बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन में हमारा यहाँ पर याद रखिएगा नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर था हमारा, नो टैक्स। टैक्स नहीं है, या फिर अगर बात करेंगे कम कर है, लेस टैक्स होगा। कोई विदेश से चीज आ रहा है उसके ऊपर नाम मात्र का टैक्स लगेगा, 5% 10% लगेगा। दूसरा,
फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार होगा, एक देश दूसरे देश के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तो ये फ्री ट्रेड की पॉलिसी होगी। तीसरा क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर नो टैक्स और फ्री ट्रेड के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधा तौर पर यहाँ पर कोई बाजार या मार्केट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो यहाँ पर नो मार्केट रेस्ट्रिक्शंस, कोई मार्केट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होगा। बाजार की जो बाधाएं हैं वो नहीं होंगी। बाजार की बाधाएं क्या होती है, मार्केट रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, मार्केट रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर सीधा सा क्या होता है हमारा कि सपोज कीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से अगर वो आता है तो वो सस्ता आता है, नतीजा हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पाएगा। रिजल्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रूल ऐसे लगा देते हैं जिसकी वजह से बाहर के प्रोडक्ट हमारे देश में एंट्री नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल बात किया जाए, फेसबुक, गूगल, ये दोनों को चाइना ने एंट्री नहीं दी है। ना फेसबुक चाइना में है ना गूगल चाइना में है, उनका अपना खुद का वर्जन है। तो आप समझिए कि इस प्रकार का जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, जो मार्केट रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पर तो सरकार ही एंट्री नहीं दे रही है, कह रही है कि नहीं हम घुसने ही नहीं देंगे तुमको, अब घुसने ही नहीं देंगे, तो यहाँ पर फेसबुक गूगल जैसी कंपनियां चाइना में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर सीधा सा है कि इस प्रकार के ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस न हो, ये सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर ये है। चौथा अगर पॉइंट बात करेंगे हम लोग ग्लोबलाइजेशन में, तो ग्लोबलाइजेशन का जब हम लोग चौथा पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कंपटीशन है वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अब फेयर कंपटीशन का मतलब क्या है, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनीज को सब्सिडी देती है, क्या देती है, सब्सिडी देती है, नतीजा उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है और विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे। इस चीज को समझिए, गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधे तौर पर यहाँ पर याद रखो कि ये पूरा का पूरा सिचुएशन हमारा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सीधा सा हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो हमारी सब्सिडी है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर देती है पूरा का पूरा ट्रेड सिचुएशन को। अब कैसे यहाँ पर होता है, अमेरिका बहुत अच्छा इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यूएसए। यहाँ पर यूएसए में समझो कि होता क्या है, यूएसए में हम लोग अगर बात करते हैं, ये डब्ल्यूटीओ का भी पार्ट है, चर्चा का, डिस्कशन का काफी लंबे समय तक पार्ट रहा है आपका। एग्रीकल्चरल सब्सिडी की बात है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी का मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहा। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी होती है वो खेती करने के लिए होती है, लेकिन अगर अमेरिका में बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी खेती न करने के लिए होती है। तो खेती न करने के लिए जो सब्सिडी होती है उसका क्या मतलब होगा हमारा, ये समझिए कि ये खेती कैसे न करने के लिए होगी। 1996 में बात होती है, 1996-97 में अमेरिका ने एक बड़ी मात्रा में गेहूं के प्रोडक्ट को समुद्र में फेंकवा दिया था। क्यों फेंकवा दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि ओवर प्रोडक्शन हो गया। तो यूएसए क्या करता है, थ्रो कर दिया, फेंक दिया अपने वीट के प्रोडक्शन को समुद्र में। जैसे बोस्टन की टी पार्टी अमेरिका के संग्राम में एक इंपॉर्टेंट घटना है, बोस्टन की टी पार्टी। तो जो इंग्लैंड से आ रहा था चाय का जहाज पूरा का पूरा, उसे चाय के जहाज को उठा के पूरा का पूरा फेंक दिया गया, कहाँ, समुद्र में। तो उस घटना को बहुत फेमस है, बोस्टन की टी पार्टी। तो यहाँ पर बोस्टन की टी पार्टी नहीं हो रही थी, बल्कि क्या थी हमारी, ये पूरा का पूरा व्हीट था, वो फेंक दिया गया समुद्र में। मछलियों को कहा गया हम लोग डाल देंगे, लेकिन उसे बाजार में नहीं रहने दिया गया। कारण क्या है, अगर बाजार में रहता तो व्हीट के प्राइसेस गिर जाते, और व्हीट का प्राइसेस गिर जाता तो इससे अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को
समस्या आती, या कह सकते हैं अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को नुकसान होने की संभावना थी। तो अमेरिकन जो प्रोड्यूसर्स से अपने नुकसान को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे तौर पर उस पूरे के पूरे एक्सेस प्रोडक्शन को उठा के डाल दिया समुद्र में। उसके बाद से क्या होता है, वह अपने लैंड के 10% हिस्से को बैरन छोड़ देते हैं। 10% के ऊपर नो एग्रीकल्चर होता है, कोई एग्रीकल्चर नहीं होगा। और सरकार क्या करती है, उनको इसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देती है कि आपको जो इतना उत्पादन होता उससे मिलने वाला मूल्य मैं आपको पे कर रहा हूं, लेकिन आपको 10% खेत अपने बैरन छोड़ने हैं, बंजर छोड़ने हैं, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन ना हो पाए। तो यहाँ पर एक तरफ दुनिया भूखे मर रही है, अफ्रीका जैसे कितने, अफ्रीका में कितने ऐसे देश हैं जहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है, या कह लीजिए भारत में भी अगर जो बिलो प्रोवर्टी लाइन ऐसे हैं, जो कितने लोग हैं जिनके पास खाने का 2 टाइम का खाना मैसर नहीं है। और एक देश ऐसा जो अपने प्रोडक्ट को समुद्र में फेंक रहा है, लेकिन वह किसी गरीब देश को देने को तैयार नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये हमारा क्या ये पूरा का पूरा हमारा फ्री कंपटीशन के अंतर्गत आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे सीधे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो सरकारी यहाँ पर हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का एक पॉइंट बनेगा कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होना चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अमेरिका तब तक ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में था जब तक उसे फायदा मिल रहा था। आज जैसे ही इंडिया जैसे देश क्या कर रहे हैं, अपने बेहतर प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, वो उस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी से भाग रहा है। आज कह रहा है कि नहीं, आप मेरा हार्ले डेविडसन पर इतना टैक्स लगाते हो, हम भी आपके प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लगाएंगे। हार्ले डेविडसन उनका एक फेमस मोटरसाइकिल की ब्रांड है, उसके ऊपर इंडिया ज्यादा टैक्स लगाता था, तो उसको लेकर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप टैक्स कम कीजिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यही चीज आप उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे जिस समय आपको ग्लोबलाइजेशन का पूरा फायदा मिल रहा था। आज हम लोग सस्ता प्रोडक्ट बनाने लगे तो अमेरिका इसमें अपोज कर रहा है कि नहीं, हम अपने मार्केट में ज्यादा बिकने नहीं देंगे। तो सवाल यहाँ पर अब ऐसा है कि इस प्रकार की स्थितियों में हर देश तो अपने बारे में सोचेगा, तो प्रोटेक्शनिज्म आज के टाइम में कहीं ना कहीं आवश्यकता बन गया। अब ये कई रूपों में है। यहाँ पर याद रखिएगा, चाइनीज प्रोडक्ट हमारे पूरे के पूरे मार्केट को बर्बाद किए हुए थे। नतीजा अभी हम लोगों ने 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाओं से बाहर किया चाइना को। कारण यहाँ पर सीधे हमारे देश और उनके देश के बीच में आज रणनीतिक मतभेद है। तो इस रणनीतिक मतभेद को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग, या कह लीजिए अपने हाथ को ऊपर बनाने के लिए, चाइना को पनिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग इस प्रकार के टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं, ताकि उसे कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सके, नीचे रख सके, उसे कंट्रोल में रख सके, उसको इकोनॉमिकली चोट दे सके, क्योंकि अभी हमारे संबंध बहुत ही कटु है। यहां तक समझ में आया अनीसा? अनीसा, आकाश, यहां तक समझ में आया? अनीसा, आकाश, यहां तक आप लोग का क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हम लोगों ने चार यहाँ पर रूल्स लगाए, अब इसी को अगर हम उलट देंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। जहां पर हम इनको उलट देते हैं इन चारों रूल्स को, वहीं पर ये प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षण वाद हो जाता है। ठीक है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा अनम्यूट। मैं करना भूल गया था, आप लोग को मैंने ब्लॉक कर रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार का है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियों में पूरा का पूरा आपका चलता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरा का ये में अब जरा एक आध हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं कि और आपको क्या तैयार करना है। यहाँ पर देखो, जब हम लोग बात कर रहे हैं संरक्षणवाद की, तो संरक्षणवाद के ऊपर आज के टाइम में एक एकदम से रिसेंट क्वेश्चन बनेगा, क्या भारत संरक्षणवाद की राह पर
चल रहा है या चलना चाहिए? छठा, भारत यूएस आर्थिक संबंधों की चर्चा करें। अब याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, चर्चा करें या स्पष्ट करें, इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं डायरेक्ट वे में, ठीक है। आजकल आपको पूरा जलेबी छान के क्वेश्चन पूछ रहा है। हम अभी आपको सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में आप पहला उसको लिखना सीखें, उसके बाद जब वो आपको घुमा के क्वेश्चन करेगा तो उस घूमे हुए स्वरूप को आप समझने के लायक बन जाए। अभी हमारा कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी मेंस के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए एकदम हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि मेंस के क्वेश्चन को समझने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले क्वेश्चन को समझने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी। पहले क्वेश्चन समझने के लिए जो बेसिक होता है, जैसे कोई भी इमारत बनती है तो फाउंडेशन जरूरी होता है, तो यहाँ पर फाउंडेशन की बात आ रही है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तभी जाके ये काम करेगा। अनिशा, इसका आंसर आपको लिखना है, कैसे हम बतलाते हैं। आर्थिक संबंध वाला क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। टॉपिक यहां पर याद रखिएगा, यह आपका सिर्फ क्वेश्चन निकल रहा है 1990-91 के पीरियड से, 2 साल से, ठीक है। अब 2 साल से यहां से क्वेश्चन का बेस शुरू हुआ है, क्योंकि आपको सीधे 2020 के क्वेश्चन के ऊपर नहीं लाया जा सकता। ये जो हम लोग इंडो यूएस इकोनॉमिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडो यूएस इकोनॉमिकल रिलेशन 2020 का क्वेश्चन है, तो 2020 का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपको इसका आंसर देने के लिए आपको इस पूरा का पूरा परिदृश्य को समझना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर तैयार कर पाएंगे। जब तक आप 90-91 नहीं समझेंगे तब तक आपका 2020 का आंसर नहीं हो सकता। ये चीजें ऐसी है जिसमें आपको एकदम से क्लियर कट एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा कि पास्ट क्या था हमारा और साथ में हमारा आगे का क्या स्थिति होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब यहाँ पर जब इंडो यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रेड सरप्लस की बात हमको करनी होगी। ट्रेड सरप्लस ये भारत के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? भारत के पक्ष में है। अमेरिका हमको काफी कम प्रोडक्ट बेचता है, हम अमेरिका को काफी ज्यादा बेचते हैं। ये चाइना में उल्टा है, चाइना हमको ज्यादा बेचता है, हम चाइना को कम बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं भारत के पक्ष में क्या है हमारा, अभी यूएस इंडो आपका इकोनॉमिक रिलेशंस है, तो जो बिजनेस है वो भारत के पक्ष में है। अब ये भारत के पक्ष में है तो यहाँ पर याद रखना है कि अब बात आ रही है कि हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में ज्यादा बिक रहे हैं, अमेरिका के इंडिया में कम बिक रहे हैं, तो इससे अमेरिका का सरकार बड़ा परेशान है कि भारत जैसा देश जो अभी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में उतर ही रहा है, उसके प्रोडक्ट हमारे देश में ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा चाइना के बाद इंडिया उसकी जगह पर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये होगा, यह निश्चित तौर पर होगा। आगे आने वाले 4 से 5 वर्षों में चाइना का सारा ट्रेड इंडिया ले लेगा, ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अब अपने ऊपर लगे हुए चाइनीज इन्वेस्टमेंट या चाइनीज ये के दाग को धोना चाह रही है। अभी हाल में ही आप लोग को चर्चा मिली होगी कि आपकी एक